नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बड़ी संख्या में कॉम्पिटिटर सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रैक्टिस स्थल की समस्या को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई। छात्रों ने बताया कि वे लंबे समय से राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में एसआई और कांस्टेबल भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ और फिजिकल प्रैक्टिस करते थे, लेकिन स्टेडियम में निर्माण कार्य शुरू होने पर उन्हें वहां से हटा दिया गया। निर्माण कार्य के दौरान अभ्यर्थियों ने मजबूरी में पुलिस ग्राउंड में प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन उनका कहना है कि वह मैदान फिजिकल तैयारी के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बावजूद वे करीब 1 साल तक वहीं अभ्यास करते रहे। छात्रों का आरोप है कि अब जब राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में निर्माण कार्य पूरा हो गया और वे वापस प्रैक्टिस करने पहुंचे तो स्टेडियम प्रबंधन ने उन्हें प्रवेश और प्रैक्टिस की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। इस परेशानी को लेकर अभ्यर्थी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मैदान उपलब्ध कराने की मांग रखी। छात्रों का कहना है कि फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए उचित ट्रैक और सुविधाओं वाले मैदान की जरूरत है, अन्यथा उनकी मेहनत और सपने अधूरे रह जाएंगे। कलेक्टर से मुलाकात के बाद उन्हें जल्द ही प्रैक्टिस स्थल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। ये बताएंगे किस तरह हुआ है आप कलेक्टर? मेरा नाम पार्वती कुजूर है। मैं सरगुजा जिला की निवासी हूँ और मैं यहाँ पुलिस की तैयारी करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं बहुत उम्मीद के साथ यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं जहाँ से रहती हूँ आदिवासी ग्रामांचल क्षेत्र है, तो मेरा ये उम्मीद है कि मैं यहाँ आके बिलासपुर में आकर के अच्छा मैं अपना फिजिकल की तैयारी कर सकूँ, पुलिस विभाग में जाऊँ, अपना सेवा दूँ ताकि मैं अपने देश, अपने ज़िला, अपने शहर का नाम रोशन कर सकूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा उतना जो उम्मीद था मुझे इतने बड़े शहर में आके उतना मिला नहीं, क्योंकि ग्राउंड की व्यवस्था उतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए थी। तो कलेक्टर महोदय से ही मतलब अनुरोध है हमका कि मिले आप लोग? हाँ मिले हैं अभी। तो सर बोले हैं कि अभी देखा जाए, उसका कार्रवाई उस पर की जाएगी, देखेंगे आगे क्या होता है प्रोसेस करके। कितना दिनों से आप लोग वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे? पहले दौड़ रहे थे सुबह पुलिस पहले? हाँ काफ़ी, हाँ साल भर हो गया होगा शायद, लगभग साल भर पहले आप लोग दौड़ रहे थे? हाँ दौड़ रहे थे। बाद हो गए, बंद हो गए? हाँ 13 महीना हो चुका है, बंद हो गया है। ठीक। और अभी तो पुलिस ग्राउंड में कर रहे हैं। वहाँ बात करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? अलाउ नहीं करते हैं वहाँ, तो एंट्री ही अलाउ नहीं है ना वहाँ। मेरा नाम आकाश देवरत कुमार पटेल है और मैं एसआई और अन्य जो भी डिफेंस का जो एग्ज़ाम है उसका फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। आज से लगभग 13 महीने पहले रघुराज सिंह स्टेडियम में मैं तैयारी कर रहा था। तो ये कहा गया था कि 1 महीने बाद उसका कुछ जीर्णोद्धार काम किया जा रहा है, आप लोग के लिए ग्राउंड जो है खोल दिया जाएगा। और हम लोग का भर्ती था कांस्टेबल का, 1 महीना बोला गया था, लगभग 13 महीने हो गया है। हम लोग का कांस्टेबल का भी फिजिकल पार हो गया है, हम लोग का नंबर जैसे तैसे हम लोग उसके लिए मैनेज किए हैं। हम लोग कई लोग तो सिलेक्शन भी बाहर हो गए हैं, कई लोग तो फिजिकल भी क्वालिफाई नहीं हो पाया है, क्योंकि वो जिस ग्राउंड में लोग दौड़ते थे रघुराज स्टेडियम हमारे लिए परफेक्ट था। बिलासपुर में बहुत सारे ग्राउंड हैं दौड़ने के लिए, लेकिन वो उतने सुविधा, जैसे हम लोग गरीब परिवार से संबंधित हैं, हम लोग उतना हम लोग को दूर से आना पड़ता है, ये वो बहुत सारी व्यवस्थाएं का सामना करना पड़ता है। आज 13 महीने बाद जब वो ग्राउंड खुल रहा है तो हमें जानकारी मिल रही है कि वहाँ अब दौड़ने नहीं दिया जाएगा। और हम लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे दौड़ने के लिए? पुलिस ग्राउंड, एक ग्राउंड है दौड़ना, हम लोग रघुराज बंद था तो वहाँ दौड़ते थे, लेकिन वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता है। वहाँ का जो ग्राउंड है वो ड्रिल वाला ग्राउंड है, उसमें दौड़ते हैं तो इंजरी का भी प्रॉब्लम, कई भाई का जो लिगामेंट का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे लिए रघुराज सिंह स्टेडियम ग्राउंड को खोला जाए। और हम लोग का किस मांग किया जा रहा है आप लोग? वैसे सुनने में ऐसा आ रहा है, बाकी एग्जैक्ट हमको नहीं पता। हम सिर्फ इतना जानते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि हमें दौड़ने दिया जाए, क्योंकि हम लोग, हमारा काम है सिर्फ 5 बजे से 8 बजे तक हम लोग चुपचाप अपना दौड़ेंगे और चुपचाप हम लोग चले जाएंगे। हम लोग कोई और जो वहाँ पे इवेंट होगा, कुछ भी होगा, उसको हम लोग किसी प्रकार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब देखिए, हम सभी बच्चों का कैरियर दाव पे लगा हुआ है और लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। एक उम्मीद था कि खुलेगा, अब खुलेगा, तब खुलेगा, कब खुलेगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे दौड़ने के लिए? हम भी चाहते हैं कि देश की सेवा करें, देश सेवा के लिए जुड़ें। लेकिन तारबहार थाना क्षेत्र के डीपूपारा तालाब में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान रिजवान के रूप में हुई है, जो पिछले 2 दिनों से लापता था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही तारबहार थाने में दर्ज कराई थी। बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने तालाब में एक शव तैरता देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही तारबहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर विस्तार से जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा
कि युवक की मौत आत्महत्या है या फिर किसी साजिश के तहत की गई हत्या। फिलहाल पुलिस हर संभावित एंगल से मामले की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। हाँ, ये क्या है, रात के 3 बजे करीब घर से महान निकला है। थोड़ा सा हम लोग को भी पता चला कि 2-3 दिन से उसका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है करके अब अपना रहते थे अकेले मियाँ बीवी, तो हम लोग सोचे लड़ाई झगड़ा हुआ तो कुछ निकल गया होगा करके। तो 2-3 दिन से उसको खोज रहे थे, 2 दिन से करीब। तो वही फिर अभी यानी सुबह पता चला कि यहाँ पे एक तो वो देखे है, तो फिर आके देखे तो फिर अभी सब यही कार्रवाई चल रही है हमें निकालने की। कितने साल के थे? ये करीब 43-44 मोहम्मद रिजवान। ये सर एक युवक की लाश मिली। ये थानेदार बाहर में 24/12/2025 को एक गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज करा था, जिसका नाम मोहम्मद इमरान जिसका पता तलाश किया जा रहा था। आज ये डिबूपारा तालाब में सुबह सूचना मिला कि एक व्यक्ति का बॉडी दिख रहा है करके, तो इसके यहाँ पर आया, तस्दीक किए तो ये मोहम्मद इमरान है और इसका मोहम्मद रिजवान है, जिसका अभी मर्ग पंचनामा कर इसकी जांच की जा रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित भूकंप अटल आवास में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पति पत्नी मृत अवस्था में पाए गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार कमरे के अंदर पत्नी शिवानी तांबे का शव बिस्तर पर मिला, जबकि पति राज तांबे का शव पंखे से लटका हुआ पाया गया। सूचना मिलते ही सरकंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल को सील कर मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में मामला घरेलू विवाद और चरित्र संदेह से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखी बातें इस घटना की वजह मानी जा रही है। प्रथम दृष्टया यह आशंका है कि पहले पति ने अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक दंपति की शादी करीब 10 वर्ष पहले प्रेम विवाह के रूप में हुई थी। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से हर पहलू की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। भूकंप अटल आवास बहतराई में एक घर में एक व्यक्ति के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। साथ ही उसकी पत्नी का शव भी मृत अवस्था में बेड पर पाया गया है, जिस संबंध में एफएसएल टीम को बुलाकर एवं पूरी टीम के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच वाद विवाद हुआ है और इसी बात को लेकर गले में उसके निशान दिख रहा है, उसकी पत्नी के गले में, और पति उसका जो है मृतक राज फांसी लगा लिया है। और इस संबंध में पड़ोसियों से और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है, तो लोगों ने बताया कि पति अपनी पत्नी जो नेहा उर्फ शिवानी है, उसकी चरित्र पर शंका करता था और अक्सर वाद विवाद होते रहता था। कल भी उनके बीच वाद विवाद हुआ था, उसके बाद से घटना घटित हुई। क्या लगता है पति ने पहले पत्नी को मारा, उसके बाद ये सब घटना हुई कि दोनों ने आत्महत्या की? इस संबंध में जांच की जा रही है। थाना सरकंडा में मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है जांच में। रायगढ़ में अधिवक्ता के साथ कथित मारपीट और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का मामला सामने आया है। जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य और अधिवक्ता धवल किशोर गुप्ता परिवार न्यायालय रायगढ़ में श्रीमती रागिनी साहू बनाम उमेंद्र साहू के भरण पोषण प्रकरण में पक्षकार के अधिवक्ता हैं। पेशी के बाद जब वे न्यायालय परिसर में ऊपर स्थित कोर्ट से नीचे उतर रहे थे, तभी रागिनी साहू ने पति उमेंद्र साहू ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए उनका कॉलर और बेल्ट पकड़ ली। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन बाद में चक्रधर नगर थाना पहुंचकर अधिवक्ता धवल किशोर गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। जब पीड़ित अधिवक्ता अपनी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे तो विवेचना अधिकारी ने उनकी लिखित शिकायत लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने एडिशनल एसपी से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। एडिशनल एसपी ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़। हाँ सर, आप लोग एडिशनल साहब के ज्ञापन देने आए थे, किस मामले को लेकर आए हुए थे? परिवार न्यायालय में पति और पत्नी के बीच में एक विवाद लंबित था। पति उत्तेजित होकर के हमारे अधिवक्ता के साथ उनका कोर्ट में खींचना चालू कर दिया और बैंड फाड़ दिया।
जिसकी शिकायत अधिवक्ता महोदय ने चंदन नगर थाने में की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और बाद में हमें जानकारी मिली है कि उस व्यक्ति की रिपोर्ट पर से हमारे अधिवक्ता श्री धवल किशोर गुप्ता जी के खिलाफ एक झूठी FIR दर्ज कर ली गई है चंदन नगर थाने में। इसी संबंध में हम लोग यहाँ मिलने के लिए आए। सर झूठी FIR कहेंगे तो सर क्या आशय है? झूठा आशय ये है कि न्यायालय परिसर की घटना है, न तो जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, न सचिव, न किसी पदाधिकारी को कोई सूचित किया गया उस पक्षकार के द्वारा, न ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया, न ही परिवार न्यायालय के किसी अधिकारी को या जज को सूचित किया गया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को सूचित नहीं किया गया। इससे यह इंगित होता है कि घटना पूरी तरह से झूठी है और हमारे अधिवक्ता पर दबाव बनाने की नियत से कि ताकि हम उस प्रकरण में उसके विरुद्ध पैरवी न कर सकें। ये झूठा मामला। अभी आपने एडिशनल साहब पास मिलने एडिशनल साहब ने जांच का आश्वासन दिया है कि हम CSP महोदय से इसकी जांच कराएंगे और देखते हैं हम लोग क्या। ठीक अधिवक्ता संघ आपसे मिलने आया था, क्या कुछ मामला था, क्या आश्वासन दिया गया? रायगढ़ अधिवक्ता संघ के द्वारा एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा एक मामला था चपतर नगर थाने का, जिसमें जांच की मांग उनके द्वारा की गई है, तो उनको जांच के लिए आश्वस्त किया गया। भिलाई में नारी सशक्तिकरण अब केवल नारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह खेल के मैदान पर भी साफ नजर आने लगा है। सेक्टर 7 ग्राउंड में छात्राओं के साथ साथ गृहिणियां भी क्रिकेट की प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं। बल्ला और गेंद हाथ में लेकर महिलाएं पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ मैदान में पसीना बहा रही हैं। 29 नवंबर से शुरू होने वाले महिला क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस टूर्नामेंट में प्रदेश के अलग अलग जिलों से महिला खिलाड़ी भाग लेने पहुंचेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आगे बढ़ने का मंच प्रदान करना है। टीम को तैयार करने की जिम्मेदारी पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान कोच गौकरण टंडन संभाल रहे हैं। वे खिलाड़ियों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि महिलाएं मैदान में जीत के जज्बे के साथ उतर सकें। जी मैडम, बताएंगे, आप गृहिणी भी हैं और क्रिकेट में भी आप प्रैक्टिस में लगातार आ रही हैं, किससे प्रेरणा मिली और कितना टाइम आप क्रिकेट को दे रही हैं? मैं तो फिलहाल अभी 2 साल हो गया अभी यहाँ आ रही हूँ, और यहाँ जो है हमारे जो आयोजक है रानू प्रधान जी, इन्हीं की टीम में भी मैं अभी 2 साल हो गया अभी आ रही हूँ। तो मुझे यहीं से प्रेरणा मिली कि मैं यहाँ आऊँ और देखी भी और खेली भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मन से ये होता है कि और करने की इच्छा होती है क्रिकेट में और अच्छा अपना पोजीशन बनाए। ऐसा जैसे बीते दिनों भी आपने देखा होगा कई ऐसी मतलब फीमेल्स हैं जो क्रिकेट और भी कई अन्य प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभागी भी बनी और विजेता भी बनी, उसको लेकर क्या सोचते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं जो है किसी से कम नहीं है। आज की डेट में महिला हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो क्रिकेट में हो, टूर्नामेंट में, कोई भी क्षेत्र में हो, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और दूसरी बात ये है कि पहले जो महिलाएं होती थी, गृहिणी रहती थी, वो डरती थी कि यार हम कैसे बाहर निकले, संकोच करती थी। लेकिन आज जो महिलाएं हैं बेझिझक होकर के घर से बाहर निकल रही है और समय क्रिकेट अगर उनका इंटरेस्ट है तो उसमें भी समय दे रही है निकल करके बाहर। आपका परिचय दें। मैं शांति साहू। सर, एक बड़ा चैलेंजिंग रहता है चूंकि गृहिणी है और उनको आप क्रिकेट के लिए आप तैयार कर रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है, तो किस प्रकार का ट्रेनिंग आप दे रहे हैं और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौती तो हर जीवन में लगा हुआ है, और नारी अगर आके ये करें, हर चुनौती को चैलेंज करें, तो ये मान के चलो वो एक शक्ति है हमारी देश की, नारी शक्ति। और हम नारी सशक्तिकरण के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। महिलाएं देखो, अपने बच्चों को पढ़ाना, घर का सारा काम करना, काम करने के बाद निकलना, उसके बाद कई लोग नौकरी में भी हैं, कोई टीचर होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं और लॉयर भी होते हैं, कहना चाहिए नौकरी में भी होते हैं। फिर भी हम लोग अपना समय निकाल के अपनी फिटनेस के लिए और कहना चाहिए इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे बच्चे इस खेल को देख के आगे बढ़ें। अपने बच्चों के लिए इन लोग कर रहे हैं, ये इनकी मेन उद्देश्य है। हम खेल के उनको प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि स्वयं आप एक पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और आप भी कई चुनौतियों का सामना किए हैं, गृहिणी हैं, और आगे किस हद तक, मतलब किस स्टेज तक खिलाने की आप तैयारी? मेरा तो ये है कि कम से कम मैडम जो खेल नहीं जीतते, जैसे हमारी रानू प्रधान मैडम है, ये आयोजन करता है, और ये अभी 29 और 30 को हमारा टूर्नामेंट है यहाँ पे सेक्टर 7 में,
ये टूर्नामेंट बहुत महिलाओं को प्रेरित करेंगे। बहुत बाहर की टीम आती है, जैसे अपना दंतेवाड़ा की टीम आती है, बिलासपुर की टीम आती है, मुंगेली की टीम आती है, सेक्टर 7 और सेक्टर 5 की टीम, ऐसे बहुत निजी अपने आसपास के होते हैं। और इनको मैडम आयोजन करके बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही है ताकि महिलाएं आगे बढ़े और हमारे बच्चे उनको हमको देख कर आगे बढ़े। ये इनकी सोच है मैडम। मेरा नाम गौरन टंडन, मैं पूर्व क्रिकेटर रहा हूँ स्टेट लेवल का, 45 साल हो गए मेरे को। दुर्ग रेंज में महिला एवं लैंगिक अपराधों की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आज एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य जांच प्रक्रिया को तेज करना और मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करना रहा। बैठक में इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस यानी ITSSO पोर्टल पर दर्ज मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। 25 नवंबर को पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग की अध्यक्षता में कार्यालय सभागार में रेंज स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न जिलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान महिला अपराधों, लैंगिक हिंसा, लंबित विवेचना और केस डायरी की गहन समीक्षा की गई। IG रामगोपाल गर्ग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों में तय समय सीमा के भीतर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं और अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह तक अधिकतम लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही बैठक में केस ट्रैकिंग सिस्टम को और प्रभावी बनाने, तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग और निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। आज IG दुर्ग कार्यालय में जिला बालोद, बेमेतरा और दुर्ग के नोडल अधिकारियों की एक बैठक रखी गई, जिसमें ITSSO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसके जो लंबित प्रकरण है उसकी समीक्षा की गई। यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें कि जो भी महिला संबंधी अपराध, खासकर चाहे वो बलात्कार का हो या पॉक्सो से संबंधित केसेस हों, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है टाइमलाइंस के आधार पर। तो कोशिश ये है कि 60 दिवस के भीतर जितने भी ऐसे प्रकरण दर्ज होते हैं उनकी विवेचना कंप्लीट हो और चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। तो ये समीक्षा टाइम टू टाइम हमारे द्वारा की जाती है। तो तीनों जिलों के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी महिला संबंधी अपराध पंजीबद्ध होते हैं उनमें 60 दिवस के भीतर, जो कि हमारे जो नए कानून हैं उनकी भी मंशा है, और ITSSO पोर्टल के माध्यम से भी उसकी समीक्षा के आधार पर निराकरण करने का प्रयास किया जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया जाए। दुर्ग जिले के धमधा स्थित निजी श्रेया अस्पताल में महिला मरीज की मौत के मामले में कलेक्टर द्वारा गठित जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 55 वर्षीय पद्मा देवी का 12 अक्टूबर को श्रेया अस्पताल में ऑपरेशन किया गया था। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन डॉक्टरों ने परिजनों को जानकारी देने की बजाय उन्हें एम्बुलेंस से 2 कर्मचारियों के साथ जुनवानी स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भेज दिया। शंकराचार्य अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को मृत अवस्था में लाया जाना बताया। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, एम्बुलेंस में आए दोनों कर्मचारी मौके से फरार हो गए। महिला के पास कोई दस्तावेज या परिजन मौजूद नहीं होने के कारण शव को लावारिस मानते हुए मरचूरी में रख दिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों को पूरा मामला 15 अक्टूबर को तब पता चला जब वे शंकराचार्य अस्पताल पहुंचे और बाद में मरचूरी में पड़े शव की पहचान पद्मा देवी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि श्रेया अस्पताल पर पहले भी लापरवाही के गंभीर आरोप लग चुके हैं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दुर्ग कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ उपचार अधिनियम के तहत अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर तलब किया है। रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गई हैं और अस्पताल को नोटिस उपचार अधिनियम के तहत जारी किया जा रहा है। मोर नाम है किरण वर्मा, मैं ग्राम छोली के निवासी हूँ। कहाँ हुई माँ के कैसन तबीयत खराब हो गई, कहाँ लगे रहो इलाज? मेरे माता जी आंगन में चलते चलते गिर गए थे, तो उसको हम अक्सरा करने के लिए ले गए थे कि उसका अक्सरा करवाए, तो बताया कि डॉक्टर ने बताया कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम भर्ती करना पड़ेगा। तो हम लोग भर्ती किए 11 तारीख को। भर्ती करने के बाद वो एक हॉस्पिटल, श्रेय हॉस्पिटल में भर्ती किए। तो एक दिन उसने अपना दवा चलाया, उसके दूसरे रोज ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद वो आया बाहर, तो बोल नहीं रही थी, ना कुछ खा नहीं रही थी। तो बोले डॉक्टर हमको कि हो सकता है दवाई के कुछ कारण हो सकता है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आज नहीं खा रहे, कल खाएंगे। तो फिर हम 14 तारीख को उस डॉक्टर को बोले
कि ये कुछ खा नहीं रहे, तो बोले कुछ दवा का हो सकता है नहीं खा रहे, ऐसे ही बोले डॉक्टर। फिर वही करीबन वो उसका ज़्यादा हालात थोड़ा गंभीर उसका 2 बजे करीबन 2 बजे के आसपास हुआ, जो 14 तारीख का। उस दिन हमने, डॉक्टर तो वहाँ नहीं था, हम लोग ही थे, मरीज के परिजन ही थे वहाँ। तो हमने बोला कि वो हमारे माँ का सांस थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा चल रहा है, तो क्यों, तो डॉक्टर को बताने गए तो डॉक्टर बोले चलो देखते हैं क्या। बोले तो देखे नहीं आए, तो वो डॉक्टर लोग अब हम लोगों को बाहर कर दिए, डॉक्टर लोग हमको बाहर कर दिए। हाँ। और इसके बाद कहाँ ले गए, कौन से अस्पताल में दोबारा इलाज के लिए ले गए? वो तो अपने हिसाब से ले गए हैं सर, वो तो अपने शंकराचार्य में फेंक दिया लेके। हमको 15 तारीख को पता चला है, वो तो मरचुरी में था लाश, उसको तो अज्ञात कर दिए थे, उसको अज्ञात कर दिए थे। हमको 15 तारीख के हम लाने गए तो वो तो अज्ञात में, वो तो पुलिस केस हो गया। बोले पोस्टमार्टम हो जाएगा, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा बोले। हाँ, तो हम बोले अब देखो, अब बनाओ। अब डॉक्टर को बोले वही हम, अब तुम लोग जानो कैसे करो, हम लोगों को क्या करेंगे, हम तो आपके धंधा में एडमिट किए थे कि बस यही बोले हम। अभी क्या चाहते हैं? हम तो अभी भी उसका, हम अपना जांच करवाना चाहते हैं सर, किसका गलती है। हम तो इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए सर। बस कौन डॉक्टर इलाज कर रहा था, कुछ मालूम है? डॉक्टर का नाम तो मेरे को पता नहीं है सर। डायरेक्टर को? अब वो डायरेक्टर है सर, वो ये अपना भरनी का मनीष राजपूत। आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय, मैं ग्राम अछोली का, चिरंज वर्मा, ग्राम अछोली का निवासी हूँ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।